नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। तो रांची में झारखंड में संपन्न हुआ दूसरे चरण का मतदान। हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट पर संपन्न हुआ चुनाव और लोगों ने बढ़ चढ़कर किया अपने मताधिकार का प्रयोग। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ पांचवें चरण का मतदान। आपको बता दें कि झारखंड के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और हजारीबाग, कोडरमा और चतरा सीट पर संपन्न हुआ चुनाव, जहां हजारीबाग में 63.66% हुआ मतदान और कोडरमा में 61.60% हुआ मतदान। चतरा में 60.26% हुआ मतदान और झारखंड में 61.90% मतदान हुआ है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और कोडरमा, हजारीबाग और चतरा सीट पर संपन्न हुआ चुनाव। हजारीबाग में 63.66% मतदान हुआ है और कोडरमा में 61.60% हुआ है मतदान और वही चतरा में 60.26% हुआ मतदान। और हमारे साथ कोडरमा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चितरंजन जुड़ चुके हैं। चितरंजन, तीनों जिलों में जो है वो चुनाव संपन्न हो गया है, क्या कुछ जो नतीजे हम देख पा रहे हैं तो सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है? चितरंजन, तीन जो चरणों के चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव वो संपन्न हो गया है, जो नतीजे आए हैं वो देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 2019 के मुकाबले जो है वो मतदान इस बार कम हुआ है। देखिए, नतीजे तो 4 जून को अवंतिका साफ तस्वीरें साफ आएंगी कि किसके सर सजेगा ताज, लेकिन जो संभावनाओं का खेल चल रहा, जो मुद्दों की बात हो रही, जिन मुद्दों पर आज मतदान हुए, हम कोडरमा की सबसे पहले बातचीत करते हैं अवंतिका की। कोडरमा की जनता किन मुद्दों पर मोहर लगाए? देखिए, कोडरमा में 2 प्रत्याशी के बीच जो है कांटे की टक्कर है। एक अन्नपूर्णा देवी जो पहले भी सांसद रही बीजेपी से, इस बार भी उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद सिंह साफ छवि के नेता है, सादगी जो है वो उनको पसंद करते हैं, कार्यकर्ता जो जनता है वो उनको पसंद करते हैं, उनकी सादगी को पसंद करते हैं। उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। और जो लोकसभा, कोडरमा लोकसभा में गांडे विधानसभा आता है, बगोदर से वो खुद विधायक है, तो वो प्लस पॉइंट है, उनके पक्ष में जाएगी। लेकिन गांडे की तस्वीर जो है, गांडे में कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं और विधानसभा का उपचुनाव वो लड़ रही हैं। इसका फायदा अगर विधानसभा के मतों का जो ट्रांसफर है वो लोकसभा के मतदान में भी होता है, तो सीधे तौर पर इसका फायदा विनोद सिंह को मिलेगा। अब इसका फायदा जब विनोद सिंह को मिलेगा तो 2 ऐसी विधानसभा की सीटें होती हैं जहां से वो लीड कर सकते हैं। अगर वो लीड करते हैं तो जो अन्नपूर्णा देवी जो बीजेपी के वर्तमान सांसद और वर्तमान प्रत्याशी है, उनको दिक्कत होगा कि उनका जीत का जो आंकड़ा है वो कम होगा। अगर 2019 के जीत की बात की जाए, रिजल्टों की बात की जाए, तो 2019 में अन्नपूर्णा देवी अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसके इतर तस्वीरें हो सकती हैं, क्योंकि विनोद सिंह जो है कांटे की टक्कर दे रही, लगातार वो क्षेत्र में बने हुए, सादगी भरा उनका जीवन है। वहीं अन्नपूर्णा देवी के अगेंस्ट कुछ चीजें जाती हैं। वो जब केंद्रीय मंत्री बनी तो जनता से दूर रही, ज्यादातर दिल्ली में अपना समय को बिताई हैं। और जो कोडरमा के कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, उनका वो मेडिकल कॉलेज तो कोडरमा को मिला, लेकिन उस अब तक निर्माण जो है वो शुरू नहीं हुआ, जिसकी खटास जो है कोडरमा की जनता में। लेकिन कोडरमा की जनता जो अन्नपूर्णा देवी है, उनके पक्ष में एक और चीज जाती है कि कोडरमा की महिलाएं सबसे ज्यादा वोट की हैं। तो अगर महिला प्रत्याशी को वोट किए हैं तो वो माफ कीजिए, अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जाएंगी। तो ये सीट कांटे वाली सीट है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी के जो चांसेस है 55 और 50 की टक्कर ये देखी जा रही है। अब चतरा की बात करते हैं अवंतिका। चतरा में 2 प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस से के.एन. त्रिपाठी है जो पूर्व में राज्य के मंत्री रहे हैं। कालीचरण सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात वो ये है कि जो पूर्व के जो सांसद थे बीजेपी से, उनका टिकट काटकर कालीचरण को टिकट मिला है। एक तस्वीर जो चेहरा जो बदलने की बात बीजेपी में कही जा रही थी वो चतरा में की,
क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां से बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध हो रहा था और वैसे प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था जिनको बीजेपी रिपीट कर रही थी। तो ऐसे में चतरा में यह पॉजिटिव बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं के त्रिपाठी की तरफ से अगर बात की जाए तो कास्ट फैक्टर है, वही कालीचरण सिंह अपने आप को जो है वहां के लोकल बताते हैं और के त्रिपाठी को बाहरी उन्होंने बताया है। तो कई चीजें हैं, लेकिन कालीचरण जो है बीजेपी वहां से आ गए क्योंकि मोदी फैक्टर चतरा में भी है और वहां को लोकल प्रत्याशी है। अब बात करते हैं हजारीबाग की सीट को लेकर, जहां से हमारे मौजूदीन जो हमारे संवाददाता वो लगातार जो है बूथों पर जाकर कवरेज भी कर रहे थे। तस्वीरें टीवी 45 पे हमने दिखाई थी। तो हजारीबाग की सीट जो है, अब हजारीबाग की सीट को अगर देखेंगे अवंतिका गौर से, उसका राजनीतिक पृष्ठभूमि देखिएगा तो हिंदुत्व फैक्टर वहां पे बहुत इंपैक्ट होता है। और हाल के दिनों में याद होगा कि अमित शाह का एक रांची में रोड शो हुआ था। वो रोड शो रांची के हरमू रोड या मेन रोड पर नहीं बल्कि रांची के चुटिया में हुई थी। और चुटिया एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे पुरानी राम मंदिर के एक मंदिर भी है, वहां उनका रोड शो होता है। और उस राम मंदिर के प्रणाम के द्वारा, उस राम मंदिर के रोड शो के थ्रू ही पूरे झारखंड में जो है एक मैसेज राम मंदिर के निर्माण का, राम मंदिर का राममय करने की कोशिश पूरे झारखंड की होती है। तो हजारीबाग सीट को वहां से एक मैसेज देने की कोशिश अमित शाह के थ्रू होती है। तो वहां पे क्यों ऐसी तस्वीर दिखानी पड़ती है, क्यों ऐसा मैसेज देना पड़ता है? क्योंकि हजारीबाग में हिंदुत्व फैक्टर काम करता है। वहां पहले जयंत सिन्हा सांसद थे, उससे पहले वो उनके पिताजी यशवंत सिन्हा सांसद रहे हैं। तो वो जिस कास्ट से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसका जो वोट है वो बड़ा कम है, बहुत कम है। लेकिन हिंदुत्व फैक्टर होने के कारण वहां से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आए। लेकिन इस बार जो हजारीबाग की सीट से है, बीजेपी ने मनीष जायसवाल पर किस्मत आजमाया, जो वैश्य समाज से आते, जिनका एक मुश्त वोट जो है बीजेपी को पड़ता है और वो उनके वोटर्स भी काफी संख्या में है। और उसी कास्ट से अंबा प्रसाद आती है जो कांग्रेस की विधायक है। लेकिन जेपी पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो बीजेपी के वोटर्स उनके तरफ शिफ्ट होते हैं तो जेपी पटेल आगे निकल जाएंगे। और जेपी पटेल जो जिस कास्ट से आते हैं, जिस कुर्मी समाज से आते हैं, उनका भी वोट परसेंटेज हजारीबाग में बहुत अच्छी है, जो कि हिंदुत्व फैक्टर पर भी काम करती है, कई चीजों पर काम करती है। तो तीनों सीटों के समीकरण कई चीजें बोलते हैं। देखिए बहरहाल एक तस्वीर और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मतदान कर्मी है वो जो भविष्य है उम्मीदवारों का किस्मत जो है इस पेटी में पैक करके वो ले जा रहे हैं। और जो बूथ सेंटर है जहां इनको रखना है वहां तक ले जा रही है। तो उनके साथ सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा के घेरे में इसे जो है गाड़ियों में रखा जा रहा है और एक सुरक्षा के घेरे के साथ इसको फिर से इसका जो सेंटर है वहां पे रखा जाएगा। तो अगर राजनीतिक कई तस्वीरें हैं दिखती हैं वही, अगर क्योंकि एक सीट ऐसी है जिसका जिक्र करना जरूरी है अवंतिका, वो गांडे का सीट है जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां से कोई नॉर्मल जो सामान्य प्रत्याशी के तौर पे अगर देखा जाए तो वो प्रत्याशी है नहीं। वहां से इंडिया गठबंधन के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं। और वहां लगातार जो इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स हैं वो लगातार वहां दौरा कर रहे थे, चाहे वो नेशनल लीडर हो चाहे स्टेट लीडर हो। और कल्पना सोरेन का वहां पे लगातार जनसभाओं पर एक भावुकता भरा जो जनसभा को संबोधित करना और हेमंत सोरेन के जेल में रहना, ये एक बड़ा फैक्टर गांडे उपचुनाव के लिए है। तो उस सीट और दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत कमजोर उम्मीदवार माने गए हैं गांडे के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के चुनाव, तो उस सीट पर आसू के जो उम्मीदवार थे और बीजेपी के अलग अलग चुनाव लड़े थे। बीजेपी भले दूसरे नंबर पे थी, आसू तीसरे नंबर पर, लेकिन आसू का जो कैंडिडेट था वो बड़ा बीजेपी की तुलना में आसू के उम्मीदवार जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते थे। लेकिन आसू के कैंडिडेट और आसू से बिना बात किए बगैर बीजेपी ने जल्दबाजी में अपना एक उम्मीदवार उतारा। मानो ऐसा कि गांडे बीजेपी जीतना नहीं चाहती बल्कि वॉकओवर देना चाहती है। वॉकओवर इसलिए देना चाहती है, अगर कल्पना सोरेन चुनाव जीतती है तो जो राजनीतिक समीकरण बताते हैं
कि मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार जो है वो कल्पना सोरेन हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे बदलने की भी बातें लगातार जेएमएम के तरफ से उठ रही है कि हर जनसभाओं में भी जेएमएम के जो विधायक है इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि अगर जो गांडे की जनता है वो एक विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगी। तो जिस तरीके से जेएमएम की तरफ से बयानबाजी और जनसभाओं में जो भाषण आए हैं उससे यह तस्वीर साफ होती है कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती है। तो ऐसे अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती है तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि जेएमएम टूट सकती है, इसलिए गांडे जो है बीजेपी वॉकओवर देने के मूड में थी, इसलिए वहां से एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से नहीं उतारा गया। तो 3 जो लोकसभा की सीटें हैं और 1 उपचुनाव की सीटें, तो राजनीतिक समीकरण में कई चीजें दिखती हैं, लेकिन तस्वीरें राजनीति में कई बार इतर दिखती है, फेरबदल भी होती है। अवंतिका जी बिल्कुल, अगर हम चतरा सीट की बात करें तो बीजेपी ने मूल रूप से बिहार के बक्सर निवासी मौजूदा जो वहां के सांसद है सुनील सिंह का टिकट काटकर स्थानीय नेता कालीचरण सिंह को वहां का उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी ने भावनात्मक जो फैक्टर है वो वहां पर खेला है? देखिए, आपने सुनील सिंह का जिक्र किया अवंतिका। सुनील सिंह का टिकट कटना इसलिए बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई थी क्योंकि लगातार सुनील सिंह का विरोध हो रहा था। सुनील सिंह ही नहीं, चतरा से सटा एक और लोकसभा क्षेत्र है पलामू, वहां से बीडी राम प्रत्याशी थे, उनका भी लगातार विरोध जो है वो दिख रहा था, कई वीडियोज वायरल हो रहे थे और इसका विरोध करने वाले कोई अपोजिशन के नेता नहीं थे बल्कि उसका विरोध बीजेपी के ही कार्यकर्ता कर रहे थे। यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण सुनील सिंह का टिकट काटा गया। कालीचरण सिंह जो है एक साफ छवि के अब तक के नेता रहे हैं और उनकी पकड़ प्रदेश के नेताओं में हाल के दिनों में बढ़ी है क्योंकि उनका एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी वहां वो मजबूत कैंडिडेट है। इसलिए क्योंकि केएन त्रिपाठी को जब उतारा गया कांग्रेस के तरफ से तो आप उनकी अगर तो बैकग्राउंड देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है सभी तरह से। एक तो पूर्व में वो मंत्री रहे, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग भी वो काफी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कालीचरण सिंह से अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता क्योंकि सुनील सिंह का बड़ा विरोध जो है चतरा से देखा जा रहा था। अवंतिका जी, अगर हम हजारीबाग सीट की बात करें चित्रंजन, तो 2019 में जो अभी के जो प्रत्याशी है आमने सामने लोकसभा जो चुनाव के मैदान में, अगर हम 2019 की बात करें तो दोनों ही प्रत्याशियों ने बीजेपी में शामिल होकर के दोनों सीटों पर विजय हासिल की थी और आज वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो हजारीबाग में से कितनी कांटे की टक्कर माना जा सकता है चित्रंजन? देखिए अवंतिका, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन 2019 के चुनाव में जेपी पटेल और मनीष जायसवाल बीजेपी के विधायक के विधानसभा के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन इस बार क्या है, वो लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं लेकिन एक ही लोकसभा क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों से। जेपी पटेल हाल के दिनों में पाला पलट कर बदला है और वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। जातीय समीकरण के कारण और ईडी की कार्रवाई के कारण अंबा प्रसाद जो है पीछे हो जाती है टिकट की रेस में और जेपी पटेल को टिकट मिलता है। वहीं मनीष जायसवाल जो जयंत सिन्हा पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है जिसके कारण, क्योंकि लगातार यशवंत सिन्हा जो है बीजेपी पर और मोदी गवर्नमेंट पर, मोदी पर खास करके प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं, जिसके कारण जयंत सिन्हा को पॉलिटिकल प्रेशर के कारण सक्रिय राजनीति से दूर होना पड़ता है। तो बीजेपी को तलाश थी ऐसे चेहरे की जो बीजेपी को हजारीबाग सीट से जीत दिला सके, जो जातीय समीकरण पर भी फिट बैठे। ऐसे में अगर हजारीबाग की लोकसभा सीट को आप देखेंगे तो वैश्यों की जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। तो ऐसे में जब अंबा प्रसाद का टिकट से दूर होना ईडी की कार्रवाई के बाद उनका नाम, क्योंकि पहले दौर पर कांग्रेस में पहले दौर पे अंबा प्रसाद का नाम आगे चल रहा था कि उनको लोकसभा जो सीट पर चुनाव कांग्रेस लड़ा सकती है, लेकिन जब ईडी की रेड होती है, ईडी की कार्रवाई होती है तो उनके नाम की चर्चा बंद होती है और वो चुनावी जो उम्मीदवारों की रेस होती है उसमें वो पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में बीजेपी इस चीज को भुनाना चाहती है कि बैस को टिकट देकर बैस के वोट को साधने की कोशिश होती है। अब जेपी पटेल को जब उन्होंने टिकट दिया कांग्रेस ने, तो जेपी पटेल कुर्मी कुर्मी समाज से आते हैं जो राज्य भर में एसटी एससी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं।
लोकल मुद्दे जो 1932 आधारित स्थानीय नीति की बात है, और उसके उनका पूरा परिवार जेपी पटेल या जेपी पटेल के पिताजी की बात की जाए तो लगातार इसके अनुयायी रहे, लगातार इसकी राजनीति वो लोग करते आए, तो इसका फायदा जेपी पटेल के पक्ष में जाता है, इसलिए स्ट्रांगली कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार, तो बीजेपी को भी एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पे मनीष जायसवाल को चुना, क्योंकि वो जातीय समीकरण पर भी फिट बैठते थे और उनका एक राजनीतिक अनुभव भी उस क्षेत्र में हजारीबाग विधानसभा सीट पर रहा है। तो तस्वीरें विधानसभा 2019 में जरूरी है, एक साथ अलग अलग विधानसभाओं में एक ही दल से उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो है वो लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ रहे, लेकिन पार्टियां अलग अलग है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में इस बार वो चुनावी मैदान पर है। अवंतिका जी बिल्कुल, अगर हम कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी जो है वो अन्नपूर्णा देवी है, जो वहां मौजूदा सांसद है वहां की, और एक तरफ जो है सीपीआईएम गैल के जो महागठबंधन ने जो है इंडिया गठबंधन ने जो उन्हें प्रत्याशी उतारा है विनोद सिंह को, वो कितना कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और वहां की जो जनता है, क्योंकि चित्ररंजन आप दिन भर वहां पर थे, आपने लोगों से बात की, वहां पे जो कोडरमा का अगर हम मुद्दा माना है तो कौन सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर क्या है, और लोगों का जो एक चुनाव के बदले वो अपने क्या कुछ मुद्दों को लेकर के वो मतदान केंद्र पहुंचे थे? देखिए अवंतिका, कोडरमा की सीट को लेकर, क्योंकि हम लोग 2 लोग हमारे सहयोगी भी हैं, वो लगातार हम लोग बूथों का जायजा ले रहे थे, बूथों पर जाकर जो कोडरमा की जनता है उनसे लगातार हम बातें कर रहे, चाहे वो युवा पीढ़ी की बात हो या फिर जो प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं उनकी बात हो, महिलाओं की बात हो, इन सभी लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बातें कई लोगों से की, ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने भी हमने कई लोगों से बातचीत की। लेकिन देखिए, एक मोदी मैजिक नाम का चीज तो कोडरमा पर अब भी है, क्योंकि जब मोदी की एक सभा हुई थी तो बैक स्टेज जो उम्मीदवार हैं अन्नपूर्णा देवी, उनको फटकार भी लगी थी बीजेपी की तरफ से कि आप उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार भी मोदी हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी मोदी और सांसदीय उम्मीदवार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। तो मोदी मैजिक तो कोडरमा की सीट पर भी है, और कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जो शहरी वोट्स है, चाहे कोडरमा की बात की जाए, चाहे राजधनवार की बात की जाए, इन सभी जगहों पर हिंदुत्व फैक्टर यहाँ भी है, और हिंदुत्व फैक्टर पर बीजेपी आगे जो है अपोजिशन पर हावी होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं जो अलग अलग बूथों पर इन्होंने भी मुआयना किया, लगातार ये भी तस्वीरें दिखा रहे थे। कोडरमा पर 2 लोगों पर कांटे की टक्कर है, एक बीजेपी की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी, दूसरे जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन के माले विधायक विनोद सिंह की। विनोद सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, अन्नपूर्णा देवी का भी राजनीतिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इनके पति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे हैं। तो वहीं विनोद सिंह के पिताजी की छवि इस क्षेत्र में स्ट्रांग एक पॉलिटिशियन की रही है, और साफ सुथरी रही, बेदाग रही है, और एक सामान्य जीवन शैली उनकी रही है। विनोद सिंह भी उसी रास्ते पर चलते हैं, उनकी भी छवि साफ सुथरी है, उनकी भी बेदाग छवि है, और लगातार जनता से कनेक्शन उनका रहा है। क्या लगता है, एक तरफ मोदी मैजिक, अन्नपूर्णा देवी का 5 साल का कार्यकाल, तो वहीं दूसरे तरफ विनोद सिंह का विधायकी का कार्यकाल, उनका साफ छवि और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, कौन किस पर भारी होगा? देखिए, जहां तक दोनों प्रत्याशी की बात है, दोनों का बैकग्राउंड काफी मजबूत रहा है, दोनों का काफी चहेते भी विधान लोकसभा में रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी मुद्दे पे दोनों का अलग अलग टकराव होना, किसी मुद्दे पर अलग अलग टकराव होना लोगों को दिख जाता है। चूंकि माले विधायक जो हैं, जो या माले के जो अभी वर्तमान बगोदर के विधायक जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो है सो लोकसभा के क्षेत्र में, अपने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता को जुटान कर रहे हैं। उनकी जो कि सोई पार्टी थी, माले कम्युनिस्ट पार्टी जो सोई पार्टी थी, उनको जगा रहे हैं। और उनके पास अगर उनकी हार होती है तो उनके कार्यकर्ता काफी एक्टिव रहेंगे और एक्टिव दिखेंगे अगले कई सालों तक। ये चुनाव तो सिर्फ माले का नहीं है, इंडिया गठबंधन का, जेएमएम, कांग्रेस, माले, आरजेडी, तमाम पार्टियां जो है उनके साथ है। जी, लेकिन इसके पहले का देखा जाए, पहले का प्रत्याशी देखा जाए तो कांग्रेस के इस पर हम चर्चा करेंगे। बलहार, इस बस की तस्वीर हम पहले दिखाते हैं कि इसी बस पर जो सांसदीय चुनाव जो कोडरमा पे लड़ी जा रही है, उस जो कैंडिडेट्स हैं उनका किस्मत इस बस पे पेटी में पैक होकर ये जा रही है जमा होने के लिए। एक बूथ की तस्वीर है। ऐसे पूरा कोडरमा क्षेत्र का जितने भी जो पोलिंग बूथ थे, उन पेटियों को बंद किया गया और ऐसी गाड़ियों से वो सेंटर
की तरफ रवाना हो रहे। तो पहले ये तस्वीर, उसकी चर्चा भी हम राजनीतिक चर्चा करेंगे कोडरमा सीट को लेकर, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीर हम पहले दिखा लेते हैं और कोडरमा की सीट को लेकर हम जो है तस्वीर दिखाएंगे और उसकी बातचीत करेंगे अपने सहयोगी के साथ। तो हम वो पहले तस्वीर दिखाते ही निकलते हुए, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीर आप दिखाएं, टीवी 45 इस तस्वीर को दिखाएं। यहाँ के जो मतदान कराने जो पोलिंग एजेंट आए थे वो कह रहे हैं और प्रशासन भी कह रहे हैं कि आप बारीकी से सभी चीजों को तभी से दिखा रहे, तो ये तस्वीर को भी दिखाएं। हमने दिखाई, वो बस अब निकल पड़ी है, जो सेंटर है वहां अब ये पेटियां जमा होंगी, कड़ी सुरक्षा के बीच इन पेटियों को ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीर इसलिए भी पोलिंग एजेंट और जो सुरक्षा कर्मी है दिखाने की इसलिए भी बात करते हैं क्योंकि लगातार अपोजिशन जो है वो इस पर छेड़छाड़ और कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसी बातें सामने आती इसलिए दिखा। अब अवंतिका हम बात कर रहे हैं कोडरमा की राजनीति पर, कौन किस पर हावी, कौन से ऐसे मुद्दे, हम लगातार मुद्दों पर ही बात कर रहे थे। अवंतिका, राष्ट्रीय मुद्दे की बात कोडरमा में की जा रही है। जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात होती है तो सबसे बड़ा जो अभी चेहरा लोगों के सामने आता है वो बीजेपी का आता है, मोदी का आता है। दूसरी बात की जा रही है फिलहाल कि राज्य मैं आपको रोकना चाहूंगी चित्रंजन, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए चतरा से हमारे संवाददाता प्रकाश वर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और खबरों की जानकारी लेंगे। प्रकाश, झारखंड में दूसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो गया, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा की सीट पर संपन्न हो गया है चुनाव। लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चतरा लोकसभा सीट पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली, क्या कुछ लोगों का मुद्दा रहा आज? देखिए, अगर हम चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो चतरा सीट से लगभग 22 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में थे, जिनका आज लोगों ने उनका किस्मत आज पेटी में बंद कर दिया अपने मतदान के माध्यम से। देखिए, अगर हम बात करें चतरा लोकसभा सीट की तो चतरा लोकसभा सीट में लगभग 17 लाख वोटर हैं और इस जो चतरा की अगर हम बात करें तो चतरा में जो वोट पड़े हैं वो लगभग 62% के आसपास है। लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में 64% लगभग मतदान हुआ था, जो 2% की इस बार कमी देखी गई। देखिए, जिला प्रशासन के तरफ से कई सारे आह्वान किए गए थे, कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार लोगों को मोटिवेट किया जा रहा था कि आप बढ़ चढ़ कर मतदान करें, लेकिन कहीं ना कहीं 2% की कमी बहुत कुछ कहता है। अगर हम चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो चतरा लोकसभा सीट पर सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच टक्कर है। देखिए, केएन त्रिपाठी जो हैं वो कांग्रेस से हैं और कालीचरण सिंह भाजपा से हैं। कालीचरण सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि उनके लिए मैदान पूरी तरह से साफ है, क्योंकि केएन त्रिपाठी का जब कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया तो उनका पुरजोर विरोध किया गया, पुरजोर विरोध वहां देखने को मिला। पार्टी संगठन के जो लोग थे वो भी उनका विरोध कर रहे थे, संगठन के अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, केएन त्रिपाठी के साथ सारे लोग आ गए और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि अब दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और आप कह सकते हैं कि इस बार चतरा सीट पर सीधे सीधे कांटे की टक्कर आप कांग्रेस और भाजपा के बीच कह सकते हैं। देखिए, मतदान हो चुका है और मतदान का प्रतिशत जो हमारे पास है, जो आंकड़े अभी तक आए हैं, उस आंकड़े के हिसाब से 2% की कमी जरूर आई है। आखिर ये 2% की जो कमी हुई है, इसका नुकसान किनको होगा, फायदा किनको पहुंचेगा, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है, वोटिंग किया है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में मतदान हुई है, कांग्रेस कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में मतदान हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किनके पक्ष पे कितना मतदान होता है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो लोकसभा, चतरा लोकसभा की बात करें तो लगभग 17 लाख वोटर जो है वो घरों से निकलकर पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग किए हैं। तो ऐसे में देखना है कि किनको कितना वोट मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से फाइट हुआ है वो फाइट बहुत कुछ कहता है। देखिए, शुरुआत से यह माना जा रहा था कि बीजेपी का वो सेफ सीट है, कालीचरण सिंह को जो टिकट दिया गया है उनके टक्कर में कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं है। 22 प्रत्याशी भले मैदान में थे, लेकिन उन 22 प्रत्याशियों के साथ उनका टक्कर कहीं से भी दिख नहीं रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कांग्रेस के साथ सीधे सीधे भाजपा की टक्कर आप मान सकते हैं। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि लोगों में काफी उत्साह था, वहां पे कई ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है जहां पर लोगों ने आज मतदान किया। अगर हम बात करें, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक ने काफी उत्साह पूर्वक वहां पर मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी जो है वहां पे मतदान केंद्र बनाए गए और मतदाताओं ने वहां पर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा के अगर दृष्टिकोण से बात की जाए तो चतरा लोकसभा सीट पर क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चतरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित है, लेकिन ऐसे में भी घरों से लोग निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को जाता है। देखिए, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हुई है और जबरदस्त वोटिंग हुई है, महिलाएं पुरुष हर तबके के लोग वहां निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और अपना मत का प्रयोग किए हैं। देखिए, अगर हम चतरा लोकसभा सीट की बात करें तो चतरा लोकसभा का जो शहरी क्षेत्र है वो मतदान थोड़ी वहां धीमी रहे, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अगर हम चतरा के गांव की बात करें तो सुबह से ही बूथों पर लगातार भीड़ देखी जा रही थी। एक और महिलाओं की लाइन थी, पुरुषों की लाइन थी और कई सारे ऐसे भी तस्वीर हमें देखने को मिला जिसे देखकर लोकतंत्र के महापर्व का एक सुखद तस्वीर आप कह सकते हैं कि 90 साल 95 साल की महिला जो है, बूढ़ी महिला है, वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे, लाठी के सहारे, कंधे के सहारे, गोद चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका। तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में सीट पर, इन तीनों सीटों पर जो है चुनाव संपन्न हो चुका है। और यहाँ के और चित्रंजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण का जो मतदान है वो वहां पे पूरा हो चुका है और हजारीबाग, कोडरमा और चतरा के प्रत्याशियों का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।